जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर दोबारा से आप लोगों का उज्जवल परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी एक और क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मुगल। क्या टॉपिक है भाई? मुगल। ये किस प्रकार का टॉपिक है मेरे दोस्तों? आपको पता है किसी भी लेवल का कोई भी टेस्ट हो, यहां मुगल से जरूरी है कि यहां इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जरूर आता है। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ये मुगल टॉपिक जो शुरू किया मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने कुछ मुगलों के ऊपर बात करी थी। जैसे मैंने बताया कि इनकी भाषा क्या थी। पहली बात तो ये, मैंने वहाँ से इस टॉपिक को शुरू किया था। दूसरी क्लास आज इस टॉपिक की कि मुगल शब्द आया कहाँ से। मंगोल से निकल करके मुगल आया, मंगोलियों से निकल करके मुगल शब्द आया। इसके बाद हमने बात करी कि भाषा क्या थी इनकी। चगताई तुर्की भाषा थी। हमने बात करी राज्य भाषा क्या थी इनकी, फारसी भाषा थी। तो किस प्रकार से भारत के अंदर पहला मुगल आया, मुगल शासक कौन था जिसने मुगल वंश की स्थापना करी। तो हमने बात करी थी कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद हमने इस बात में भी जिक्र किया था कि वास्तविक शासक भारत के अंदर, मुगल वास्तविक जो स्थापना करने वाला था, वास्तविक शासक कौन था। तो उसमें हमने अकबर के बारे में भी बात करी थी, और किस प्रकार से जो एक बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक हम पहुंचे थे। हमने किस प्रकार से उनका कार्यकाल कैसे कैसे उन्होंने किया। जैसे बाबर के बाद अगला जो मुस्लिम शासक आया, हुमायूं आया उनका पुत्र, उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, औरंगजेब आया, और लास्ट हम बहादुर शाह जफर तक पहुंचे थे। तो ये सारी की सारी बातें हमने जिक्र किया अपनी पहले वाली क्लास में। ये भी जिक्र किया आप लोगों के बीच में, मैंने इस बात को भी पुट किया था कि ये अपने आप को तैमूरिया कहलाना पसंद करते थे। ये सारी की सारी बातें अपनी हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं से शुरू करते हैं अपना टॉपिक जहां हमने छोड़ा था। तो मुगल, और मुगलों में हमने उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली थी कि किस प्रकार से कौन कौन से शासक थे जिन्होंने राज किया था भारत के ऊपर। अब हम यहां पर जो जिक्र करेंगे वो किसका करेंगे? जो पहले शासक थे। जो पहले शासक थे कौन थे भाई? बाबर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बाबर, जो कि एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया और एक अपना नाम करके चला गया। पूजे वही जाते हैं जिंदगी में दोस्तों जो संघर्ष करते हैं। जिन्होंने जिंदगी में अपने हथियार डाल दिए, संघर्ष नहीं किया, उनका कोई कहीं किसी इतिहास में जिक्र नहीं होता। वीरों के यहाँ इतिहास लिखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करें हम किसकी? बाबर की। सबसे पहले मैं बात करूं बाबर, तो जैसा कि आप लोगों को पता, जो भारत के अंदर जो इसका कार्यकाल रहा, जो स्थापना करी इसने 1526 से लेकर के और 1530 तक इसने भारत के अंदर शासन किया। 1526 से लेकर के 1530 तक। यहां पर मैं बात करूं सबसे पहले बाबर। बाबर का मूल नाम क्या था भाई? मूल नाम जो बाबर का मूल नाम था मित्रों, बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि बाबर का मूल रूप से जो नाम था, यानी कि जो बेसिक जो नाम था स्टार्टिंग में, वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था भाई। यहीं पर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो इनका और जो नाम रखे गए हैं उनके ऊपर बात करूं, किस किस नाम से इनको जाना गया है, वो उन नामों का मैं जिक्र करता हूं भाई। मूल नाम का जिक्र हो गया, उसके बाद उपनाम की बात करूं मैं। उपनाम, इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था फिरिदोस मरकान के नाम से भी इनका जो उपनाम था, जो इनका ये क्या था? फिरिदोस मरकान के नाम से भी इनको जाना जाता था। हजरत फिरिदोस मकानी, सॉरी, हजरत फिरिदोस मकानी, मरकान नहीं है भाई, सॉरी, मकानी। हजरत फिरदौस हजरत फिरदौस, ये इनका क्या था? उपनाम था। उपनाम क्या है? हजरत फिरदौस मकानी।
देखिए मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं बाबर के नामों का। तो मूल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद है। उपनाम हजरत फिरदौस मकानी है। इसके बाद और भी बहुत सारे नामों से इनको जाना गया है। बाबर को और भी बहुत सारे नामों से जाना गया है। अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3, चौथा जो नाम था इनका, इन्हें कलंदर के नाम से जाना गया। भाई कलंदर के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। बाबर को किसके नाम से भी जाना जाता है? कलंदर। कारण क्या था? बहुत अधिक धन वितरण करने के कारण इन्हें कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अधिक। यानी कि ये बहुत ज्यादा धन बांटते थे। जब इनके पास बांटने को धन होता था तो ये कभी धन को देने में, अपने सैनिकों को अपने राजकाज में धन बांटने में पीछे नहीं हटते थे। इसलिए इन्हें कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद खान का नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एक लकबक था, मंगोलों का लकबक धारण किया था इन्होंने, तो इन्हें खान का नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं आपसे, इन्हें जीवनी लेखक राजकुमार, जीवनी लेखक राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो नाम इनका आजीविका ढूंढने, आजीविका ढूंढने वाले सैनिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक और नाम है भाई इनका आर बुर्सेल्स। रेसेल्स बुर्सेल्स ने इनको आर बुर्सेल्स रेसेल्स बुर्सेल्स ने इनको साम्राज्य निर्माता का नाम भी दिया भाई। आर बुर्सेल्स ने साम्राज्य निर्माता का नाम भी दिया है। साम्राज्य निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक और है, इतिहासकार हुए हैं रोस, डेनिस रोस। डेनिस रोस ने मैकियावेली के समान माना है। किसके समान माना है? मैकियावेली के भाई। यानी कि इनको मैकियावेली की संज्ञा दी है। एक और हुए हैं लैनपुल, एक और इतिहासकार हुए हैं लैनपुल। इन्होंने भी इनको अपना नाम दिया है। लैनपुल ने इनको तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी माना है। तैमूर व अकबर के मध्य की कड़ी। अब देखिए दोस्तों, एक बार आप राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या हुआ था। देखिए मूल नाम की बात करी हमने, तो मूल नाम से इनका जो मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद है, ये आप लोगों को पता लग गया। उपनाम की बात करी हमने हजरत फिरदौस मकानी। देखिए मूल नाम की बात करी मैंने, सबसे पहले बात करी हमने बाबर की। देखिए मूल नाम, कोई भी बच्चा जब पैदा होता तो उसका नाम रखा जाता तो उसको बोलते हैं मूल नाम। तो दोस्तों मूल नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद हो गया। उसके बाद बात हुई उपनाम की हजरत फिरदौस मकानी, जो इसका आप उपाधि भी कह सकते हैं, उपाधि धारण करी थी, वो भी बात कर सकते हैं। इस टॉपिक में उपाधियों का बड़ा महत्व रहेगा। मुगलों को लेकर के जो उपाधियां रहेंगी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर भी मैं जिक्र करूंगा आगे चल के। पहले हम इस व्यक्ति के नामों के बारे में जानकारी ले लें कि किस किस नाम से इसको कैसे कैसे जाना जाता है। उसके बाद बात करी मैंने अगला नाम कलंदर। इसको कलंदर शाह के नाम से भी जाना जाता है, कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बहुत अधिक धन वितरण करने के कारण इसको कलंदर कहा गया। उसके बाद खानका के नाम से भी इसको जाना जाता है, जीवनी लेखक राजकुमार के नाम से भी इसको जाना जाता है, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आर बुर्सेल्स हैं जिन्होंने प्रोफेसर रसबुर्ग विलियमसन है,
सॉरी, ये प्रोफेसर रसबुल्क विलियमसन है भाई, विलियमसन ने इसको साम्राज्य निर्माता का नाम दिया है। डेनिस आर रोस ने इनको क्या नाम दिया है, मैकियावेली के बराबर दिया है। और लैनपुल ने इनको क्या बोला कि जो तैमूर थे, जो इनके वंशज होते थे तैमूर। और मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने पिछली क्लास के अंदर जिक्र किया था दोस्तों, ये अपने आप को तैमूरिया कहलाना पसंद करते थे बजाय मंगोलों के, या बजाय तुर्कों के। ये अपने आप को तैमूर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये तैमूर के वंशज होने पर गौरवान्वित क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को महसूस करते थे कि गौरव की बात है, तैमूर वंश से हम संबंध रखते हैं। तो ये गौरवान्वित क्या बोले उसको, गौरव करने की बात है। ये अपने आप को इस टाइप से दिखाते थे, तो और तैमूरिया कहलाना पसंद करते थे। यहां पे मैंने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जिसने सारी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस व्यक्ति ने, बाबर ने अपनी कथा के अंदर भी जिक्र किया, अपने आत्मकथा के अंदर जिक्र किया कि मैंने कभी भी जो रमजान का जो त्योहार है 2 बार एक स्थान पर कभी नहीं मनाया। ये इनका मानना था। और ऐसा भी समय आया जब ये राज्य विहीन हो गए, और ऐसा भी समय था जब 12 वर्ष की आयु में इन्होंने फरगना को जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप राइट डाउन करेंगे पूरे के पूरे जो इसके नाम है, इन नामों को राइट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं भाई। ओके भाई, तो जैसे हमने देखा इसके नामों के बारे में पढ़ा, अलग अलग इतिहासकारों ने भी इसका अपना नाम दिया, जैसे जैसे घटनाएं हुई लोग नाम देते चले गए। और एक प्रसिद्ध जो बादशाह था, उस बादशाह की कहानी हम पढ़ रहे हैं, बाबर की। और हाँ, ये खान नहीं था, खाकान था भाई। और ये खाकान एक उपाधि भी थी। खाकान ये मंगोलों की एक लकबक बोलते हैं उसको, वो भी था भाई। ओके दोस्तों, ये नाम हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्या, उपाधि पढ़ेंगे भाई। अब हम जिक्र करेंगे उपाधियों का। हमने बात करी बाबर के बारे में बात करी हमने कि बाबर ने किस प्रकार से शासन किया, उसके कब से कब तक उसका कार्यकाल था, वो मैंने आप लोगों के बीच में लिख रखा है। बाबर का जो शासनकाल था 26 से लेकर के और 30 तक था। हम पूरा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पहले हम एक बार इसके बारे में जानकारी ले लें। ओके, हमने नाम का जिक्र कर लिया, अब करेंगे उपाधि। सबसे पहली उपाधि खाकान। ये उपाधि इन्होंने धारण करी, खाकान की उपाधि धारण करी। ये मंगोलों का क्या था भाई, मंगोलों का लकब था। मैंने जिक्र किया था आप लोगों के बीच में, ये मंगोलों का क्या था, लकब था। उसके बाद इन्होंने जो उपाधि धारण करी, वो किसकी उपाधि धारण करी इन्होंने, पहली उपाधि होगी खाकान, दूसरी बादशाह। देखिए दोस्तों, ये इस टॉपिक में बड़ा महत्व रखेंगे उपाधियां। बादशाह की उपाधि कब धारण करी इन्होंने, आपको यहां पे मैं एक बात बता दूं। उपाधियों की अगर बात करें, आपसे अगर ये पूछा जाए मुगलों की उपाधि क्या थी, मुगलों की उपाधि क्या थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मुगलों की जो उपाधि थी वो मिर्जा थी भाई। मुगलों की उपाधि क्या थी, मिर्जा थी। इन्होंने खाकान धारण किया बाबर ने। उसके बाद ये मंगोलों का लकब था। उसके बाद इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण करी। बादशाह की उपाधि इन्होंने पहली बार कब धारण करी, तो पहली बार 1506 और 7 के अंदर इन्होंने 1506 और 7 के अंदर काबुल विजय करने के बाद इन्होंने पहली बार बादशाह की उपाधि धारण करी। कब है, 1506 और 7 के अंदर भाई इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण करी। भारत के अंदर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब करी, और ऑप्शन में दे दिया 1506, 1526, 1527 और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना आपने, अगर यह पूछा जाए कि पहली बार कब उपाधि धारण करी है, तो 1506 और 7 में काबुल विजय के बाद करी है। अगर क्वेश्चन यहीं पर यह पुटअप कर दिया जाए कि बाबर ने भारत में कब उपाधि धारण करी, तो मेरे दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए 1526 में। 1526 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण करी भाई, ठीक है। उसके बाद और एक खास बात बताता हूं आपको। 1527 में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा को इन्होंने हराया था। तो इस युद्ध के बाद भी इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी भाई, और उस उपाधि का जो नाम था वो था गाजी। क्या था? गाजी। यहां पर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी? गाजी। पहला मुगल शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है, ऐसा पहला कौन सा मुगल शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण करी? तो वो कौन थे भाई? हमारे बाबर जी थे। बाबर क्या था? पहला मुगल शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। ये 3-4 उपाधि आपको ध्यान में रखनी है बाबर को लेकर के। मैंने पहले बात करी आप लोगों से उपाधि की, तो सबसे पहला क्वेश्चन उपाधि को लेकर के ये निकल कर के आता है मेरे मित्रों। क्या निकल कर के आता दोस्तों? कि मुगलों की उपाधि क्या थी? मुगलों की उपाधि क्या थी? मिर्जा थी। एंड देन बात कर रहे थे हम किसकी? बाबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने बात करी बाबर ने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी। तो बाबर ने खाकान उपाधि, मंगोलों का लकब था, ये धारण किया। एंड देन बादशाह की उपाधि पहली बार 1506 और 7 में काबुल विजय के बाद करी। उसके बाद 1526 में इसने दोबारा से करी। 1527 में राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि भी धारण करी। इन उपाधियों के अलावा जो कोई विशेष बात है, वो विशेष हम जब बाबर के लिए विशेष पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अब हमने अपनी जो इस क्लास के अंदर, जो आज की क्लास के अंदर, जो मेरे दोस्तों अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, कोई डाउटफुल है या कोई आपको गलत रिटर्न मिलता है, या मेरे मुंह से कोई अगर गलत बात निकलती है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे खाकान की जगह खानवा, इस टाइप से 1-2 गलती हुई हैं, तो उनको नज़रअंदाज करेंगे आप लोग और पूछ सकते हैं। डाउट है तो आप पर्सनली उस पर भी पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी कहीं भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, मैंने पिछली बार भी करी थी, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हो सकता आपकी एक सलाह किसी के भविष्य को बनाने में सक्षम हो, और वो आपको ज़िंदगी भर याद रखे कि हमें एक सलाह दी गई थी। तो कृपया करके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आपका चैनल है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, आपका चैनल है, आपको पता है। आप लोगों के बीच में पिछले लॉकडाउन में 4 से 5 महीने के बीच में आप लोगों के बीच में बना रहा हूँ हमेशा, मैं लगातार कंटिन्यू। लोगों ने बहुत पैसे लिए हैं, बहुत पैसे लेकर के आप लोग देखते हैं एक बार ऊपर, लेकिन उल्टा होता है। ये जीवन ऐसा है जहाँ पे आपकी जेब से, अगर आपकी जेब ढीली नहीं होगी तो वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ना ही आप वहाँ पे सीरियस होते हैं। आप यहाँ पे सीरियस रहिए। हमने कभी भी किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं किया कि एक टॉपिक बीच में लिया, उसको बीच में छोड़ दिया और दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। हाँ, सब्जेक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में जैसे ज्योग्राफी भी कराता हूँ, हिस्ट्री भी कराता हूँ, पॉलिटी भी कराता हूँ, तो मैंने उस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया, लेकिन उसको स्किप करके आगे नहीं गया। मैंने अगला टॉपिक कभी भी बीच से काटा नहीं है कि मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। आप पढ़िए, आप अगर कंटिन्यूटी भी देखते हैं, कंटिन्यू प्रॉपर क्लासों की नंबरिंग दे रखी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देखिए, शेयर करिए प्लीज़। ओके, यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी? इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या था? उपाधि की बात करी मैंने। खाकान, मंगोल, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बादशाह, और ये उपाधि आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहीं पर हम बात करते हैं किसकी? बाबर का जन्म कब हुआ था। हमने नाम और उपाधि के बारे में इस क्लास के अंदर पढ़ा दोस्तों। तो अब बात करेंगे जन्म। 14 फेब 1483, 14 फरवरी 1483, फरगना में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ भाई। जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ। और जन्म की बात करूं मैं अगर आपसे, तो मावरा उर नहर कहां पर है भाई? मावरा उर नहर। मावरा उर नहर, डेट 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी को क्या दिन है भाई? बता देंगे, बहुत बता देंगे। 14 फरवरी को कौन सा दिन है? वही जिनके आप नंबर याद रखते हैं, है ना? डेट याद रहे ना रहे, लेकिन 14 फरवरी जरूर याद रहेगी। वैलेंटाइन डे यार, पता है आप लोगों को, सबको। मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँ। कभी जब आमने सामने होंगे तो ज़रूर बताता मैं आपको, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन फिर आपको बता देता हूँ, 14 फरवरी 1483 को फरगना मावरा उर नहर में इनका के पास इनका जो फरगना में इनका जन्म हुआ। और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने फरगना पर अपना अधिकार जमा लिया भाई। 12 वर्ष की आयु में, एक विशेष बात बताता हूँ मैं, 12 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया फरगना पर। ओके,
यहाँ पर एक बार मैं इसको रफ करूँगा, फिर उसके बाद मैं इनकी जो पीढ़ी है उनके ऊपर बात करूँगा। तो चलिए एक बार आप जल्दी से इसको नोट करेंगे भाई। ओके भाई, तो जन्म के बारे में बात करी हमने। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? फरगना मावरा नहर, ट्रांस अक्सियान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ट्रांस अक्सियान 14 फरवरी 1483 83 यहाँ पर इनका जन्म हुआ। चलिए दोस्तों, हमने उपाधि की बात करी, हमने नाम की बात करी, हमने किसकी बात कर ली? जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इस बारे में बात कर ली है हमने। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके माता और पिता के बारे में। इनकी माता कौन थी, पिता कौन था? सबसे पहले लेता हूं माता, कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। पिता भाई, इनके जो पिता थे, पिता कौन थे भाई बाबर के? पिता उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। यहीं पर मैं बात करूं, इनके दादा कौन थे? तो यूनिस खान। इनके दादा कौन थे? यूनिस खान। सॉरी, ये इनके नाना थे, ये थे अबू सैद मिर्जा। और जो इनकी दादी थी एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम। एक और लिख देता हूं भाई, इसके नाना कौन थे? यूनुस खान। और इनकी जो नानी थी, इनकी नानी थी आयशा दौलत बेगम। आयशा दौलत बेगम। यहां पर मैंने बात करी, किसकी बात करी भाई? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई। यहां पे ये जो दादी थी, इनका नाम है, ये है इनकी नानी। दादी हैं, ये है आयशा दौलत बेगम। कुछ नामों में कन्फ्यूज हो जाता भाई बेगम, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और एहसान दौलत बेगम, एहसान बेगम, ये है इनकी नानी भाई। अब देखो दोस्तों, जो बाबर जो था, उसकी जो रक्त, जो इसके जो उसकी धमनियों में जो रक्त बह रहा था, वो दो विशेष लड़ाकू जातियों का रक्त बह रहा था। यहाँ पे मैंने इसलिए दादा नाना इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता लगे कि ये कहाँ से कैसे था। मैं बता दूं आपको, जो उसके नाना, जो उसका मदर पक्ष था, माता जो थी मातृ पक्ष था, ये था मेरे मित्रों, मैं बता दूं आपको, मातृ पक्ष था चंगेज खां से संबंधित था। चंगेज खां का जो खून था वो चंगेज खां के वंश से संबंध रखने वाली जो औरत थी, वो 14वें नंबर पर इनका आता है। 14वें नंबर पर जो औरत थी, 14वां, वहां से मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां के ब्लड से रिश्ता रखते थे ये। मतलब जो इनकी माँ थी, तो माँ की तरफ से भी वीर जो लोग थे, वीर जो आप हम कह सकते हैं जो लड़ाकू जाती थी, उसका खून इसकी रगों में था, माता की तरफ से। और पिता की तरफ से भी अगर मैं बात करूं तो तैमूर वंश कि पांचवा वंशज था। माता की तरफ से 14वां वंशज था। ये कौन सा वंशज था? 14वां। आपसे देखो पूछा जा सकता है, अगर डीप जाएंगे तो पूछा जा सकता है कि माता की तरफ से ये किस वंश से संबंध रखते थे, तो चंगेज खां के वंश से संबंध रखते थे और 14वां वंशज था ये माता की तरफ से। और इधर की बात करें हम, इसके पितृपक्ष की बात करें, पिता की तरफ से तैमूर वंश का ये 5वां वंशज था। तो जो दोनों का जो ब्लड था, वो एक लड़ाकू जाति से संबंध रखता था। और
जो कि बाबर की रगों में था, और वो बाबर ने प्रूव भी किया, वो बाबर ने प्रूव भी किया। चलिए नाम की बात करूं मैं, माता का नाम कुतलुग निगार खानम, पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। मैंने जिक्र किया था ना भाई कि मिर्जा इनकी उपाधि है, तो इनके पिता ने भी उपाधि लगा रखी थी अपनी, मिर्जा। दादा अबू सैद मिर्जा, दादी आयशा दौलत बेगम, नाना यूनिस खान, नानी एहसास दौलत बेगम। और यहां पर बाबर ने अपनी लाइन में भी लिखा कि मेरी दादी, और मुगल ग्रंथ भी ये बात बोलते हैं कि जो आयशा दौलत बेगम थी खराब समय में, आयशा दौलत बेगम ने, जब बाबर का खराब समय चल रहा था, तो आयशा, तो आगे मैं बताऊंगा जब हम आगे डीप पढ़ाएंगे आप लोगों को, जब जानकारी होगी तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आयशा दौलत बेगम ने उसके खराब समय में बाबर का साथ दिया, उसकी समस्याओं का समाधान करते हुए उसको राजा बनाया, उसको बादशाह बनाया, उसके हाथ में शासन की बागडोर दी। तो वो ये मुगल ग्रंथ भी बोलते हैं, और बाबर ने भी खुद इस बात का जिक्र किया है कि खराब समय में हमेशा मेरी दादी ने मेरा साथ दिया है। साथ ही जो मुगल ग्रंथ हैं, मुगल ग्रंथ हमेशा इसको एक उच्च चरित्रवान लेडीज के हिसाब से प्रदर्शित कर रखा है, बता रखा है कि एक बहुत ही उच्च चरित्र की और एक बहुत ही बहादुर और एक अच्छे जो मार्गदर्शक के तौर पे, अपने माँ बाप के तौर पे इसने अपना रोल अदा किया था। तो बाबर को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए दोस्तों, ये था इसका क्या, अपना इसके जो वंश था, मैंने उसके बारे में जिक्र किया। तो अब हम बात करेंगे बाबर की कुछ विशेष बातें करेंगे, जैसे बाबर का कौन गुरु, बाबर किसके शिष्य थे, गुरु कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो भाई, ठीक है। ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने मुगल वंश के ऊपर पढ़ रहे हैं, और मुगल वंश में हमने बात करी किसके ऊपर, बाबर के ऊपर बात करी है। और अब हम बाबर को लेकर के जो बाबर की विशेष कुछ बातें जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। विशेष जो बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बाबर की जो बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं विशेष बातों का जिक्र करूं, मैं आपको बता दूं आज की जो हमारी इस क्लास के अंदर जो हमने जिक्र किया, किसका जिक्र किया हमने, एक मुगल वंश के जो वास्तविक मुगल वंश के जो संस्थापक है, भारत के अंदर मुगल वंश के संस्थापक, उनके बारे में बात करी। तो पहली बात तो यही आ जाती है, मुगल वंश के संस्थापक कहाँ पर भाई, संस्थापक भारत के अंदर कौन है, बाबर है। ये आपको पता लग गया, पहली बात बाबर, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये एक एशिया में यहां पर मैं बता दूं आपको, एशिया में गोला बारूद यूज करने वाला पहला व्यक्ति, गोला बारूद प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया के अंदर, हम याद करते हैं उसको भारत के अंदर, बात करूं मैं एशिया की, तो एशिया के अंदर पहला व्यक्ति जो जिसने युद्ध के अंदर गोला बारूद का यूज किया। भारत के अंदर अगर पूछा जाता है, भारत के अंदर अगर पूछा जाता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर इसने 1505-6 के करीब भी इसने युद्ध किया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का, मैं उसके ऊपर फिर बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कुछ इतिहासकारों का कैसे विवाद हुआ, क्योंकि फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं 1526 जो युद्ध, पानीपत का युद्ध था, उस युद्ध के दौरान इसने क्या किया था, ये यूज किया था। इस विशेषताओं की बात करूं, दूसरी बात, सबसे 12 वर्ष की आयु में इसने फरगना, जिसकी राजधानी क्या थी भाई इसकी, अंदीजान राजधानी थी। फरगना पर इसने अपना शासन स्थापित किया। 12 वर्ष की आयु में इसने अपना शासन स्थापित किया। कब किया, आपसे पूछा जा सकता है कि इसने फरगना पर शासन स्थापित कब किया, तो कब किया भाई, 1594 1594 में इसने फरगना पर शासन किया। इसकी ताजपोशी, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सुंदर सा बनता है कि पहली बार इसकी ताजपोशी कब की, किसने की, तो 1594 में इसकी दादी ने, दादी का नाम मैं पहले बता चुका हूं, इसकी दादी ने इसकी ताजपोशी की, और उस समय की जो इसकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। अब जब यहां पर 1594 में इसने अंदीजान पर को राजधानी बनाया, तो यहां पे एक समस्या और निकल करके आ गई, इसको खतरा हुआ। देखिए, जब भी कुर्सी का बंटवारा होता है, अगर हम वर्तमान को ले लें,
चाहे हम अतीत को ले लें, जहाँ जहाँ पे युद्ध हुआ, कुर्सी के ऊपर युद्ध हुआ, सेम यही शासन को लेकर के युद्ध हुआ, युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो भावनाएं निकल करके आती है, घर परिवार से निकल करके आती हैं। तो इसका एक चाचा होता था अहमद मिर्जा। देखना भाई, अहमद मिर्जा जो इसका चाचा था, वो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे निकल करके आता। पहली बार फरगना में 1594 में जो सबसे बड़ा जो खतरा था तो अहमद मिर्जा से था। ये रिश्ते में इसका क्या लगता था, चाचा। और इसका एक मामा था, वो मामा इस अहमद मिर्जा का साथ दे रहा था, यानी कि इसका मामा, बाबर का मामा अहमद मिर्जा का साथ दे रहा था कि तुझे राजा होना चाहिए। और अहमद मिर्जा उस समय, एक जगह है समरकंद, याद रखना भाई इसको, समरकंद का शासक था। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अहमद मिर्जा जो उसका चाचा था कहां का शासक था, तो समरकंद का शासक था। और दोस्तों बता दूं आपको, समरकंद इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो तैमूर वंश की ये राजधानी थी भाई। कभी तैमूर वंश का जो शासन होता था उसकी राजधानी थी समरकंद। और यहां पर इसके मामा ने इसका साथ दिया और इससे 1505-6 के आसपास आकर के इससे ये छीन लिया और इसको युद्ध में हराया भी आगे चल के। ये इसकी विशेषता क्या थी, विशेषता ये थी कि 12 वर्ष की आयु में इसके शासन की ताजपोशी हो गई थी। ताजपोशी किसने करी थी, इसकी दादी ने करी थी। इसका जो उस समय दुश्मन कौन था, प्रबल दुश्मन कौन था, इसका अहमद मिर्जा जो इसका चाचा था वो दुश्मन था। वो कहाँ का शासक था, समरकंद का शासक था। समरकंद जगह क्यों प्रसिद्ध थी, क्योंकि वो तैमूर वंश की क्या थी, पहले जो इनके वंशज थे उनकी राजधानी थी। नजर बाबर की भी उसके ऊपर थी। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, आगे मैं बात करूं, आप एक बार इसको राइट डाउन कर लेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या था, समरकंद का बड़ा महत्व रहा। समरकंद बताता हूं आपको, देखिए किस प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। यहां पर बाबर के दिल में भी एक चाह है, एक इच्छा है कि मैं मेरे पूर्वजों की जो राजधानी है उसको मैं लूं। और बाबर ने क्या किया, कोशिश करी। कब कोशिश करी बाबर ने, 3 बार कोशिश के दौरान, 1497, 1597 सॉरी, 3 बार कोशिश करी। 1597 में क्या हुआ, इसने समरकंद को जीत लिया भाई। समरकंद, सॉरी ये 1497 भाई, 1497 में समरकंद को इन्होंने जीत लिया। ओके, उस 3 बार प्रयास किया, लेकिन ये 100 दिन तक इसके साथ हाथ रहा। 100 दिन के बाद फिर इसके हाथ से निकल गया। जो अहमद था, अहमद मिर्जा वगैरह ने मिलकर के इस पर, दोनों उसके मामा ने और उसके चाचा ने मिलकर के इसको वापस छीन लिया। उसके बाद फिर इसने कोशिश करी 1501 में इसने समरकंद को फिर कब्जे में ले लिया भाई। देखिए किस प्रकार से ये संघर्ष कर रहा है। इसने समरकंद को फिर कब्जे में ले लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि समरकंद को इसने कब जीता, तो इसने पहली बार 1497 में 3 बार कोशिश करने के बाद जीता। ये 100 दिन तक इसके कब्जे में रहा। उसके बाद इसने 1501 में समरकंद को जीता और उस समय लगभग 8 मंथ ये उसके कब्जे में रहा। लेकिन बाद में शेरपुल के युद्ध में, शेरपुल का युद्ध हुआ और 1502 में फरगना और समरकंद दोनों इसके हाथ से निकल गए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर राज्य विहीन कब हुआ। बाबर राज्य विहीन कब हुआ, 1502 में, और ये वापस रोड के ऊपर आ गया जैसा कि पहले था। शेरपुल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, इसी के रिश्तेदार नातोदारों के मध्य शेरपुल का युद्ध हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद ये इसके फरगना इसके हाथ से निकल गया, तो शेरपुल के युद्ध के बाद। उसके बाद पूछा जा सकता है कि समरकंद के युद्ध के बाद, शेरपुल के युद्ध के बाद और कौन सा राज्य इसके हाथ से निकला, तो ये आपका समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया। और साथ ही ये राज्य क्या हो गया, और इसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को शासक बना दिया। और इसका भाई था एक सौतेला जहांगीर मिर्जा। जहांगीर मिर्जा को शासक बना दिया गया। एक छोटा सा बच्चा 12 साल का फरगना पर राज करता है, फरगना पर शासन करता है। उसके बाद अपने पूर्वजों की जो
राजधानी उसको लेने की कोशिश करता है, ले भी लेता है और उसके हाथ से निकल भी जाती है। सारी की सारी घटनाक्रम आप लोगों के बीच में, आगे का जो घटनाक्रम रहेगा वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने बाबर का जिक्र किया, बाबर के नामों का जिक्र किया, उसके बाद फिर हमने उसके माता पिता, नाना नानी, दादी, वंशों के बारे में जिक्र किया, फिर उसके बाद उसके साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया, और उसके जन्म को लेकर के बात हुई, कब जन्म हुआ और किस प्रकार से उसने अपने आप को स्टेबल किया। यहाँ पर वो एक बार राजा बादशाह बनकर के, राजा बनने के बाद वापस एक बार क्या होगा, राज्य विहीन हो गया 1502 में। ये जो आज की क्लास थी दोस्तों मेरी, फिर मैं आप लोगों से एक बार विनती है, आप लोग प्यार नहीं दिखाएंगे तो मेरा भी मन टूटेगा। एक रबड़ होता है दोस्तों, ध्यान रहे, आपको उसकी एक स्ट्रेंथ होती है एंड देन लास्ट क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई आपको कुछ चाहिए किसी भी प्रकार का, जैसे पिछली क्लास निकली बड़ी अच्छी क्लास थी, वो शायद में भी लोग स्किप करके देखते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हर एक मिनट, हर अगली एक सेकंड आपको कुछ ना कुछ दे करके जाती है दोस्तों, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग लेते नहीं हैं क्योंकि सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बात ये है दोस्तों, दिल्ली पुलिस आ चुकी है, खाकी वर्दी का सपना जिन्होंने देखा है, खाकी वर्दी जो लेना चाहते हैं, खाकी वर्दी जो पहनना चाहते हैं, या फिर आर्मी की जैसे लड़कियों के लिए भी वैकेंसी आई हुई हैं और भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। अब समय बहुत नज़दीक आ चुका है, खराब समय जा चुका है, कोरोना भाई साहब बाय बाय बोलने वाले हैं, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा अगले मंथ से, ऐसा सुनने में आ रहा है। रसिया ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है मंगलवार को। सारी की सारी बातें मैं अपनी करंट की क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर भी मैं, जिन बच्चों ने, जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो मेरे बहन और भाई हैं, जिन्होंने नहीं देखा, वो कृपया करके पहली वाली क्लास जरूर देखें। और यही सेम मुगल का जो टॉपिक है मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। शायद में भी मैं इसको नेट लेवल तक लेके जाऊं। सारा का सारा आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे अपनी तरफ से, उज्जवल परिवार की तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता रहूँगा आप लोगों से और ऐसे ही आप लोगों के बीच में रहूँगा। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो एक बार ज़रूर पूछें, पर्सनली पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछें, आप लोगों की मर्जी है। कल फिर मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर रहूँगा। ध्यान रखना दोस्तों, चलते चलते मेरी एक एडवाइस और मैं आप लोगों को देता हूँ कि अब जो टेस्ट का जो फॉर्मेट रहेगा, हो सकता है उसमें करंट पे भी जोर रहे, तो आप लोग जो आसपास अपनी घटनाएं जो हो रही हैं, डेली की जो घटनाएं हैं, उन पे नज़र ज़रूर रखें। मैं तो डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहें, प्यार दिखाएंगे तो मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा और वो मेरे लिए एनर्जी का काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा अपनी एक और क्लास के साथ।